जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपने अर्थशास्त्र के अध्याय 2 के ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनका हल निकालेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार आ चुके हैं। उनका हम प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है और इसका हल क्या होगा और सब उसके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बीना देरी के। पहला प्रश्न लिखा है कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्षेत्रों का विवरण दीजिए। अब आपको दिक्कत इस बात की होती है प्रश्न आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं, तो उत्तर देना तो बेहद आसान चीज होता है। अब यहाँ पर समझना आपकी आर्थिक क्रियाएं पूछ रहा है, यानी कि देखिए आर्थिक क्रियाएं का मतलब होता है वह क्रियाएं जिसके अंतर्गत आपका मकसद क्या हो, पैसा कमाना हो। अर्थ का मतलब ये होता है पैसा, जिसमें आपको क्या चीजों करना हो, पैसा अचीवमेंट करना हो, आपका कहलाता है आर्थिक क्रियाएं। इसके आधार पर आपको क्षेत्रों को क्षेत्रों का वर्णन करना है, फिर इनका विवरण देना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे इसको कि आर्थिक क्रियाएं आपके 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, जिसमें आपका पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है तृतीयक। अब आप इस प्रश्न के हेडिंग बना करके पहले लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक, लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। उसमें आप लिखेंगे फिर इसके बाद कि वह क्षेत्रक जिसके अंतर्गत आदमी या फिर रोजगारी व्यक्ति क्या करते हैं, प्राकृतिक चीजों पर निर्भर होकर के उनसे रोजगार सृजन करते हैं। क्या कहलाता है आपका? प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को क्या कहते हैं? आपका कृषि क्षेत्रक कहते हैं। ये चीज आप भूलिएगा मत। क्या लिखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे ज्यादा सब रोजगार आते हैं कहां से? आपके तो कृषि क्षेत्र से आते हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्रक में। इसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा क्षेत्रक। इसका हेडिंग बनाकर आप लिखेंगे कि द्वितीय क्षेत्रक। फिर उसके ऐसे स्लैश मारेंगे, फिर लिखेंगे, बताएंगे इसमें कि द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है। इस क्षेत्रक को औद्योगिक यानी कि औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको भी आप लिखिएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक, मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्रक में कोई पेड़ लगा दिया, पेड़ लगाना, पौधा लगाना, सब आप आएंगे प्राथमिक क्षेत्रक में। पेड़ लगा दिया, उसके बाद जब पेड़ बड़ा हुआ वह कटा गया कहाँ? उद्योग में। उद्योग में जाने के बाद उसका क्या किया, उस पेड़ का बना दिया गया क्या? फर्नीचर करके कुर्सी बना दिया गया। हुआ क्या? वहां पर निर्माण हुआ। प्राथमिक क्षेत्रक से निर्माण किया जाता है किसमें? द्वितीय क्षेत्रक में। द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चीजों का विनिर्माण किया जाता है। इसके बाद आप लिखिएगा तृतीय क्षेत्रक, हेडिंग बना करके। तृतीय क्षेत्रक क्या होता है? अब लिखिएगा कि तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। अब सेवा क्षेत्रक कहते हैं, इस सेवा क्षेत्रक में द्वितीय क्षेत्रक से आपने क्या किया? प्राथमिक क्षेत्रक से चीजों का निर्माण कर दिया। अब चीजों का निर्माण करने के बाद उसकी बहुत ही आवश्यक चीज होती है, जिससे क्या होता है? आयात निर्यात करना। आयात निर्यात आपका जो करने वाले लोग होते हैं, किस क्षेत्रक में आएंगे? आपके तृतीय क्षेत्रक में। इसीलिए तृतीय क्षेत्रक को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। उसमें आप अपने योगदान को निभाएंगे या फिर अपने सेवा में उसको देंगे। यही आपका क्या लगा रहेगा? तृतीय क्षेत्रक। इसको आप अच्छे से लिखिएगा। यही आपका क्या है? इस पहले प्रश्न का उत्तर है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। लिखा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर बताइए। संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न। लिखा है कि असंगठित क्या होगा, असंगठित क्या होगा। तो सबसे पहले सुनिए, संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? जिसमें आपका टाइम फिक्स होगा आपका, आपकी जो सैलरी होगी, वेतन, वो फिक्स होगा आपका। आपको वहां पर चीजें बढ़ने को मिलेंगी, आप वहां पर दिन दिन बढ़ेंगे, ना कि घटेंगे। यही चीज आपके अगर असंगठित में आ जाए, उसका नाम ही असंगठित है। आ का मतलब होता है नहीं, जो संगठित ना हो, यानी कि आपका यहाँ पर रोजगार निश्चित नहीं रहेगा, कतई नहीं। और आपको यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वो एक दिन मिलेगा, पता नहीं 2 दिन, दूसरे दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चीजें आपकी किसी में समस्याएं होती हैं असंगठित क्षेत्रक में। अब समस्याएं भी किस में उत्पन्न होती है? आपके असंगठित क्षेत्रक में समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। अब आपको इस प्रश्न में बताना है कि जब महात्मा गांधी जी के नाम से क्या किया, मनरेगा प्रारंभ किया गया 2005 में, इसका उद्देश्य क्या था?
आपसे पूछा प्रश्न में इसका उद्देश्य सीधा सा एक था कि क्या करना, रोजगार सृजन करना। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि रोजगार सृजन करने का एक जरिया था, क्या चीज हमारा मनरेगा, जिसके अनुसार क्या किया गया, यानी कि कम से कम लगभग 100 दिन का रोजगार सृजन किया जाता है किसमें, आपके मनरेगा में। इसके बाद आपका प्रश्न आता है कि भारत के तृतीय क्षेत्रक के महत्व को बताइए। किसमें, तृतीय क्षेत्रक में। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका चौथा। ऐसे प्रश्न भी बन सकता है कि आपका जो तृतीय क्षेत्रक होता है अन्य क्षेत्रकों से, यानी कि पहले दूसरे क्षेत्रक से ये भिन्न कैसे है या फिर अलग कैसे है। इस प्रश्न का आपका जवाब होगा कि ये जो आपका तृतीय क्षेत्रक है इसमें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। मान लीजिए आपने द्वितीय क्षेत्रक से किसी चीज को ट्रक से कहीं ले जा रहे हैं तो आपको ड्राइवरी आनी चाहिए। यही क्या है, इनकी विशेषताएं हैं, यानी कि आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आप देखिए तृतीय क्षेत्रक में केवल ड्राइवर ही नहीं बल्कि आपकी जो भी सेवा प्रदान करने वाले हो, चाहे आपके शिक्षक हो या फिर वकील हो या फिर कोई और हो, ये सब आप कहते हैं तृतीय क्षेत्रक में, उसके लिए शिक्षित होगा। अब जो देश, अब देखिए यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है आपके देश में कि जहां पर लोग शिक्षित होंगे वहां का क्या चीज, साक्षरता दर अधिक होगा, वह देश कहीं ना कहीं विकसित की ओर बढ़ेगा। ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तृतीय क्षेत्रक। इसके बाद आपका प्रश्न है कि बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अभी जो आपका बेरोजगारी है सबसे पहले आपको इसका परिभाषा देना होगा कि ये क्या होता है। तो आप बताइए कि बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिस पर कोई व्यक्ति काम करना तो चाहता है, काम करना चाहता है, परंतु उसके लिए उसका क्या करना, उसका उतना उसको वेतन नहीं मिल पाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे क्या करना, 300 में काम करना चाहे तब उसको कोई 50 रुपए देगा, 50 रुपए तो हो जाएगा काम पे, नहीं जाएगा। यानी कि उसकी कौन सी स्थिति है, वो वही स्थिति क्या कहलाएगी, उसकी बेरोजगारी स्थिति कहलाएगी। अब इसमें आपका प्रश्न पूरा क्या है कि इसका प्रकारों की व्याख्या करना आपको। तो पहले नंबर जो बेरोजगारी होती है आपकी, ये 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका शहरी बेरोजगारी, दूसरा आपका ग्रामीण बेरोजगारी। अब ग्रामीण बेरोजगारी में भी होता है प्रकार, इसके क्या चीज हो सकता है। पहले नंबर में इससे आपको हो जाएगा परछन्न बेरोजगारी, दूसरा चीज आपका मौसमी बेरोजगारी। अब ये परछन्न क्या होते हैं, मौसमी क्या होते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि परछन्न बेरोजगारी क्या होता है। मान लीजिए किसी के पास दुकान है, अब इस दुकान में अगर एक आदमी बैठ करके दुकान को चलाए तो कहीं ना कहीं आराम से चला लेगा, किराना का दुकान हो तो। अब ये क्या करे भाई साहब, अपने पत्नी को भी लिया लाए, अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों को यही ला करके 5-7 लोगों को बैठा ले, अपने तो था ही, 5-7 लोगों को और बैठा ले, दुकान एक से भी चल जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर जो एक था ये तो बेचारा रोजगार कर रहा अपना, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं, ये जो आकर फालतू बैठे हुए हैं, यही सब क्या होंगे, परछन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आएंगे। एक बात और कि परछन्न बेरोजगारी में लोगों से उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अबे भाई ये लोग बैठे ना रहे, या तो बैठे या फिर ना बैठे, इसके बेचने में दिक्कत तो होगी नहीं। ऐसा भी बात नहीं है कि यहाँ पर अगर लोग बैठे रहेंगे तो ग्राहक ज्यादा आएंगे, ऐसा भी बात नहीं है कि चले जाएंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे, कुछ ऐसी बात नहीं है। इसमें आपका क्या आता है, मौसमी बेरोजगारी। ये मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, ये ऐसी बेरोजगारी होती है जो साल भर के कुछ ही महीनों के लिए होती है। जैसे अगर धान का कटाई वाला सीजन आ गया है तो उस समय रोजगार सृजन होगा, लोग धान काटने के लिए उन लोगों का क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जुताई प्रारंभ हो जाएगा, ट्रैक्टर वाला चलना शुरू हो जाएगा, इस प्रकार रोजगार मिलेगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, ये सभी क्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, वे सभी ला करके अपना घर रख लेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ये सब का क्या लाएगा, आपका मौसमी बेरोजगारी। अब ये चीज आपका आता है शहरी बेरोजगारी। इसके अंतर्गत भी आप कहते हैं 2 बेरोजगारी। पहला तो आपका होता है शिक्षित बेरोजगारी, दूसरा आपका होता है अशिक्षित बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी क्या होगा, अब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी बेचारे क्या कर रहे हैं, काम नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बैठे हैं तो बेरोजगार है। यही आपका क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी होता है। फिर आपका होता है दूसरा क्या होता है, एक होता है शिक्षित, याद रखिएगा शिक्षित, दूसरा आपका क्या होता है औद्योगिक बेरोजगारी होता है, दूसरा पर औद्योगिक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें क्या हो कि
उद्योग हो, परंतु वहां पर क्या हो कि लोगों के लिए वहां तक क्या होनी चाहिए, यानी कि उनका सोर्स ना हो या फिर उनका स्रोत ना हो कि उद्योग में क्या कर सके, रोजगार कर सके। यानी कि उद्योग होते हुए भी वो लोग क्या हो, बेरोजगार हो। यानी कि कहीं ना कहीं रीजन है उसका उद्योग वाला, यह रीजन क्या होगा उसका कि औद्योगिक के लिए बेरोजगार, यानी कि औद्योगिक बेरोजगारी है। ठीक, इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न लिखा है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, संक्षेप में लिखना आपको, यानी कि छोटा करके इसको लिखना है। अब क्या है भारत में औद्योगिक, यानी कि उद्योग के स्तर पर ये जो विकास हो रहा है आपका, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारत में हो या फिर कहीं भी हो, औद्योगिक वाली स्थिति, औद्योगिक आप कहाँ पर लगाए जाते हैं, जहां पर औद्योगिक होने के लिए, यानी कि जहां पे कंपनियां जहां लगाई जाएंगी वहां पर कुछ शर्तें होती है उसकी। यानी कि वहां पर पहले नंबर होना चाहिए वातावरण, यानी कि वहां का जैसे नर्म वातावरण रहेगा। जैसे अगर आप कपड़ा वाला फैक्ट्री खोल रहा हो, वातावरण अगर नर्म ना हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें होंगी इस उद्योग को चलाने के लिए। ऐसी यहाँ पर क्या हो, आने जाने की, यानी कि आयात निर्यात करने की व्यवस्था अच्छी हो, वहां पर क्या लगाए जाएंगे, आपके उद्योग लगाए जाएंगे। वहां पर क्या होनी चाहिए और चीज, आयात निर्यात करने के लिए रास्ता का सुगमता होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि जाना है आपको यहाँ से यहाँ अगर जाना हो तो ऐसे रास्ता ना होकर के आपको ऐसे घूम कर जाना पड़े, ये दिक्कतें होंगी। इसलिए उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं, जहां पर सभी चीजों की व्यवस्था होती है। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार को कैसे सृजन किया जा सकता है। अब कहाँ पूछ रहा है आपका, ये शहरों में पूछ रहा है। करना क्या है, यहाँ पर रोजगार को बढ़ाना है। तो शहरों में रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रश्न में आपको यही जवाब देना है। अब बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो सबसे पहले अगर शहरों में क्या किया जाए, उद्योग को स्थापित कर दिया जाए। अगर उद्योग खोल दिया जाए, रोजगार अपने आप सृजन हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। दूसरा नंबर, वहां पर सड़कें बनवाई जाए, लोगों को रोजगार मिल जाएंगी। वहां पर क्या किया जाए, और पानी का टंकी जो होता है उसको खुदवा कर बनवाया जाए अच्छे से, वहां पर रोजगार मिल जाएगा लोगों को। यानी कि बहुत से ऐसे कारक है जो आपके शहरों में रोजगार सृजन करने के उपाय हैं। मॉल खोल दिया जाए, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ऐसे क्या है, आपके शहरों में रोजगार सृजन करने के उपाय हैं। यह आपका आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार सृजन करता है। ये आपके सातवां तक तो आपके विवरण वाले प्रश्न थे, यानी कि आपको इसमें 4 नंबर 6 नंबर वाले प्रश्न थे। लेकिन ये जो आपका आठवां प्रश्न है, ये सभी आपके आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न में। ये पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार सृजन करता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है, सबसे अधिक रोजगार सृजन करता है। क्यों करता है, इसका भी रीजन है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि क्षेत्र। कृषि के लिए एक चीज क्या फायदा है, आपको शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं पढ़े तो भी कर सकते हैं। ऐसे बेरोजगारों को भी रोजगार अधिक जहां मिलता है, तो क्या आपका प्राथमिक क्षेत्र है। उसके बाद से आपका 9वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलित कौन करता है, यानी कि इसका संकलन कौन करता है, इसका जानकारी यानी कि देख रेख किसके हाथ में होती है। तो ये किसके हाथ में होती है, आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के हाथ में होता है ये चीजें। अब एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है वह भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करता है। इसी का कब से मनाया जा रहा है, हर बार क्या होता है 5 जून को, ये 2007 से मनाया जाता है क्या चीज, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद से आपका दिख लिया है 10वां प्रश्न। ये सभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न है कि किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने मनरेगा प्रारंभ किया। ये सबसे आपके प्रश्न में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो जिन प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही मिल जाएगा। जैसे आपका देखिए 10वां प्रश्न लिखा है कि किस वर्ष गांधी जी ने मनरेगा प्रारंभ किया। आप ये तीसरा प्रश्न देख लीजिए, ये लिखा है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ये मनरेगा 2005 की बात कर रहा है, तो गांधी जी ने कब इसको प्रारंभ किया, कब किया, तो देख लीजिए 2005, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा 2005 होगा।
ठीक इसी के साथ क्या होते हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। आपके बोर्ड परीक्षा से बहुत ही बार ये प्रश्न आ चुके हैं। ठीक, तो जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोग क्या कीजिए, हमारे MG क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। चलिए, तब तक के लिए बाय।